हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप बच्चों के लिए लेके आई हूँ एनएमएस के आंसर की। जो आपकी सबसे पहले हम लोग सेक्शन करेंगे वो करेंगे साइंस का। ठीक है, साइंस की इसमें आपको आंसर की बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ रे इफ़ द रिफ्लेक्टेड रे is at an angle of 90 degree to the incident ray। मीन्स कि यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री के कोण पर है तो किरण का आपतन कोण क्या होगा। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या था कि जैसे मान लो ये आपका एक मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पे बोला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, तो आपने बताना है कि इंसिडेंट रे जो है इनमें जो है वो इसके बीच में जो यहाँ पे नॉर्मल रे बनेगी, इन दोनों बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का एंगल बनेगा। ठीक है, तो हमें पता है 90 का हाफ कितना होता है 45 और 45। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन 2 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बैक्टीरिया लाइनिंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज, फलीदार पौधों की जड़ की गांठों में रहने वाला जीवाणु। ठीक है, तो आपको पता है कि कहाँ पे रहता है फलीदार पौधे जो हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उनकी गांठें जो होती हैं ना, ठीक है, उनकी जो गांठों के नीचे यहाँ पे कौन सा जीवाणु रहता है, वो रहता है आपका ऑप्शन थे लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम या सीडोमोनास। तो कौन सा रहता था यहाँ पे, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया या राइजोबियम जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुनामी मीन्स, सुनामी का अर्थ है, तो सुनामी का क्या अर्थ है, अर्थक्वेक ऑन शोर एरिया मीन्स कि तटीय क्षेत्र में भूकंप, फ्लड्स बाढ़, अर्थक्वेक अंडर द सी समुंदर के नीचे भूकंप, या एरप्शंस ऑफ वोल्केनो इन द सी समुंदर में ज्वालामुखी का फटना। तो देखो अर्थक्वेक कहाँ आएगा, वो तो एक तटीय क्षेत्र में आएगा, है ना, मीन्स कि वो लैंड में आएगा। और यहाँ पे पूछा हुआ है सुनामी, तो सुनामी कहाँ पे आती है, वाटर में आती है। ठीक है, और वाटर कहाँ आएगा, जहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो कहाँ पे आएगा, हमारा सी के अंदर आएगा। ठीक है, जब अर्थक्वेक मीन्स कि सी में कुछ हलचल होगी, ठीक है, जिसे हम अर्थक्वेक बोल सकते हैं। ठीक है, बट वो एक्चुअल में क्या होगी, वो सुनामी होगी। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, समुंदर के नीचे भूकंप, अर्थक्वेक्स अंडर द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल आर्टिकल्स। निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु की वस्तुओं के विद्युत लेपन में नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन है आपके पास निकल, सिल्वर, क्रोमियम, सोडियम। तो देखो जो सोडियम है, ठीक है, जो सोडियम है आपके पास यहाँ पे, सोडियम जो है वो, इससे हम लोग किसी भी चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, रजत was looking for Venus in the sky at midnight। रजत ने क्या किया, रजत शुक्र ग्रह को आधी रात को आकाश में ढूंढ रहा था। अवे laughed at him because Venus appears। अवे ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि शुक्र ग्रह आकाश में हमेशा, तो कहाँ पे आता है, ये आता है आपका 1/3, मतलब 1 to 3 हावर्स बिफोर सनराइज और 1 to 3 हावर्स आफ्टर सनसेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसकी सही हो जानी थी, क्योंकि हम लोग इसे और क्या कहते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। तो ये मॉर्निंग से पहले आता है और इवनिंग के बाद में आता है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। इसमें सिर्फ आपको जो है वो क्या नहीं थी, सिर्फ टाइमिंग नहीं बताई हुई थी। ठीक है, लेकिन बाकी टाइमिंग सभी ऑप्शंस में सेम थी, तो इसीलिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड, भ्रूण की वे अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, वे क्या कहलाती है? भ्रूण में ऐसा क्या होगा भ्रूण में जहाँ पे हम लोग जो हैं वो किसी भी, ठीक है, जैसे अगर हम लोग किसी भी बॉडी पार्ट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका हाथ है, मुंह है, नाक है, कान है, सभी अच्छे से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो वो कहाँ पे? बेबी, जब नवजात शिशु होता है तब, फिटस गर्भ, एम्ब्रियो भ्रूण, या युग्मनज जायगोट में। तो कहाँ होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फिटस में, ठीक है। गर्भ में हम लोग पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो है वो अच्छे से इसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पॉइजनस गैस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, अधूरे दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कोल गैस, कोयला गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप सभी को पता है कि जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कौन सी निकलती है गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और कंप्लीट कंबशन में कौन सी गैस रिलीज होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायरस इज, विषाणु डैश होते हैं, तो क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, वो निर्जीव होते हैं, लिविंग होते हैं, सजीव होते हैं, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, सजीव भी और निर्जीव भी, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं बच्चे, वो दोनों होते हैं, ठीक है। अगर ये शरीर के बाहर हैं, ठीक है, मीन्स कि नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर हैं, तो ये नॉन लिविंग हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये किसी होस्ट के अंदर चले गए, किसी के शरीर के अंदर चले गए, ये, ठीक है, या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग के ऊपर चले गए तो वो लिविंग बन जाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 3, सजीव भी और निर्जीव भी, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबीज ग्रोज इन। अब टेस्ट ट्यूब बेबीज कैसे होते हैं? ये IVF से होते हैं, है ना। तो इसमें ये जो ग्रो होते हैं ये कहाँ होते हैं? सारा प्रोसीजर तो कहाँ पे होता है? टेस्ट ट्यूब में होता है। लेकिन जब बॉडी ग्रोइंग करती है बेबी की तो वो कहाँ करेगी? मदर यूट्रस, माता के गर्भाशय में, मदर्स ओविडक्ट, माँ की अंडवाहिनियों में या डिव वाहिनियों में, ठीक है, या फिर टेस्ट ट्यूब में ही, या फिर इंक्यूबेटर में। तो कहाँ करता है ये करता है मदर के यूट्रस में, माता के गर्भाशय में। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्सटिंग्विश फायर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अग्निशामक है? तो अग्निशामक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो ये तो सभी को पता है कि कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंडेमिक स्पीसीज आर, स्थानिक प्रजातियां वे होती हैं, स्थानिक एंडेमिक, तो दोज विच आर फेसिंग द डेंजर एंड डेंजर्स ऑफ एक्सटिंक्शन, या फिर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया ओनली, या फाउंड एवरीवेयर, या फाउंड नाउ वेयर एंड आर एक्सटिंक्ट। तो ये कौन से होते हैं? स्थानिक प्रजातियां कौन सी होती हैं जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, जो केवल एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, जो हर जगह पाई जाती हैं, जो कहीं नहीं मिलती और विलुप्त होती हैं। तो इनमें से एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती हैं? दोज विच आर फेसिंग द डेंजर्स ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, जिन पर विलुप्त होने का खतरा होता है, ठीक है। और कौन सी बुक में लिखा जाता है इनको? रेड डाटा बुक में, ठीक है।
समझ गए ना, रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, when a sperm having X chromosome fuses with ovum, the sex of the baby born will be। X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाशय को निषेचित करता है तो जन्म लेने वाला शिशु का लिंग क्या होगा। तो देखो हमें पता है, इसने बोला स्पर्म। अब स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 होते हैं, एक एक्स और एक वाई। ओवम के पास भी 1 पेयर मीन्स 2 होंगे, एक्स एक्स होता है। अब अगर स्पर्म से एक्स ही आया तो यहाँ से तो कोई भी एक्स आ जाएगा, तो एक्स एक्स किसका होता है, बेबी गर्ल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्यूज़न होगा तो यहाँ पे जो सेक्स ऑफ द बेबी होगा वो क्या होगा, वो होगा आपके फीमेल का। समझ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेटल विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन पैकेट्स, वे धातु जिसे पैकेट में नहीं रखा जा सकता। तो कौन सी ऐसी धातु है, कौन सी ऐसी मेटल है जिसे हम पैकेट में नहीं रख सकते। फर्स्ट सोडियम, सेकंड जिंक, तीसरी मैग्नीशियम, चौथी है जिंक। ठीक है, तो बताएंगे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या जिंक है। तो कौन सी होगी जिसे हम सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे ही रखते हैं, और वो है आपकी सोडियम। ठीक है, सोडियम गैस, जो आपकी सोडियम मेटल है उसे हम सिर्फ केरोसिन ऑयल में ही रखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विनोइंग इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग, फटकना विनोइंग क्या अलग करने की विधि है। सॉइल फ्रॉम चाफ, ग्रेन फ्रॉम चाफ, सॉइल फ्रॉम ग्रेन, नन ऑफ दीज। फूस से मिट्टी, फूस से अनाज, अनाज से मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा यहाँ से, ग्रेन फ्रॉम चाफ। ठीक है, जो अनाज से हम लोग भूस निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 2001 को भारत के किस हिस्से में एक बड़ा भूकंप आया। तो ऐसा कौन सा हिस्सा था भारत का जहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो फर्स्ट है उरी कश्मीर, मुंबई महाराष्ट्र, गुवाहाटी या गुवाहाटी असम, भुज गुजरात। तो कहाँ आया था वो, भुज में आया था, गुजरात में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन है आपका, टू बॉयज ए एंड बी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ए ब्लॉक, इफ द ब्लॉक मूव्स टुवार्ड्स द वाई ए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2 बालक ए हैं और बी हैं। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक पर बल लगा रहे हैं। ठीक है, यदि ब्लॉक जो है वो ए की ओर बढ़ता है, ए की ओर बढ़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाई ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, ए द्वारा लगाए गए बल का परिणाम बी से अधिक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाई ए इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बी, ए द्वारा लगाए गए बल का परिणाम बी की तुलना में कम है। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज टुवार्ड बी, ब्लॉक पर कुल बल बी की ओर है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, ए वाला। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स बाई ए इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, कि ए द्वारा लगाए गए बल का परिणाम जो है वो बी से अधिक था। ठीक है, इसके लिए वो क्या हो गया, जो ब्लॉक था वो ए की तरफ बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो आपने बताना है, तो ये आपके इसमें नहीं था उतना ज़्यादा बुक में, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सडनली सीज
a tiger, his heart rate goes up, the blood pressure increases, etc. Which hormone is released at the time in his body? एक आदमी को अचानक से बाघ दिखाई देता है, उसके दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। यदि उस ठीक है, इस समय उसके शरीर में कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है? तो देखो, आपको मैंने बताया था कि कौन सा हार्मोन होगा यहाँ पे। आपका हार्मोन होगा एड्रेनालाइन, इंसुलेशन या इंस्टुलेशन, सेरोटोनिन, एस्ट्रोजन। तो सेरोटोनिन तो आपने पढ़ा नहीं है, अभी इसको निकाल दो। ठीक है, इसमें आपने बताना है कि कौन सा एकदम से इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है हमारे शरीर में? दैट इज़ एड्रेनालाइन। ठीक है, तो ये क्या करता है, एकदम से जब भी हमारे शरीर में एकदम से कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो क्या करता है, एकदम से रिलीज़ हो जाता है। समझ गए? तो इसका राइट आंसर होना था एड्रेनालाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इज़ द surest टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी? तो किस वस्तु के आवेश पर पक्का परीक्षण करने के लिए कौन सा ये टेस्ट होता है? ये लाइटनिंग, कंबशन, इंसुलेशन, रिपल्शन। तो ये भी बाहर से था क्वेश्चन, ये था आपका रिपल्शन। ठीक है, प्रतिकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरिया वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? तो लुईस पास्चर, रॉबर्ट हुक, एंटनी वैन ल्यूवेकेन हुक या फिर रॉबर्ट कोच। तो इसका था आपका ल्यूवेक हुक। ठीक है, ल्यूवेन हुक। तो इसका थर्ड आंसर हो जाना था एंटनी वैन ल्यूवेन हुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्निशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, प्रज्वलन तापमान किसे कहते हैं? द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर, वे तापमान जिस पर पदार्थ आग पकड़ता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर, वे न्यूनतम तापमान जिस पर पदार्थ आग पकड़ता है। द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर, वे उच्चतम तापमान जिस पर पदार्थ आग पकड़ता है। तो कौन सा हो जाना था यहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाना था आपका द लोएस्ट टेम्परेचर, ऐसा कम से कम तापमान जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस जो है या कोई भी चीज़ जो है वो आग पकड़ लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अजय वॉक टू हिज स्कूल विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस इन 40 मिनट्स। तो एक लड़का है अजय ने 40 मिनट में अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने स्कूल तक जाता है। वहाँ तक पहुँचने से उसे पता लगता है कि स्कूल बंद है। On reaching there, he finds that the school is closed, so he decides to calculate the speed by which he covered the distance between the school and his house. What will his speed? तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले देखो, आपके पास दे रखा है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा था आपके पास 4 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद टाइम दे रखा था, टाइम कितना था? 40 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मिनट्स को यहाँ पे हावर में चेंज करना था, तो 40/60। ठीक है, आपने 0 से 0 कट कर दी, 2 और 3, तो यहाँ पे आपका टाइम आ गया 2/3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, अब जो टाइम है आपके पास, जो टाइम है वो 2/3 है और डिस्टेंस है आपके पास 4 किलोमीटर। ठीक है, अब ये आपके पास चेंज हो गए। अब आपने स्पीड निकालनी थी, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस आपके पास कितना दे रखा था? डिस्टेंस था आपके पास 4 और 2/3 टाइम था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना था, 4 × 3/2 और कट करना था 2 × 3 6 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाना था? ऑप्शन नंबर
ए 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर बनाती हैं। जो मेटल्स हैं आपकी, ठीक है, मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगी, वो मेटल्स ऑक्साइड्स बनाती हैं। ठीक है, अब ऑक्साइड्स बनाती हैं मीन्स कि ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन में OH, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो OH या O जहाँ पे होगा वो कहाँ पे आता है, वो आपके बेसिक ऑक्साइड में आते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू, सिस्मोग्राफ नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है किसमें, तो देखेंगे ऑप्शंस थे आपके पास। रिकॉर्ड स्ट्रेंथ ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियरों की ताकत रिकॉर्ड करने के लिए, भूकंप का कंपन रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड वाइब्रेशंस ऑफ अर्थक्वेक, रिकॉर्ड लाइटनिंग, प्रकाश रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड एल्वेंचुलेंसिस, हिमस्खलन के रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होना था वो होना था आपका ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ऑप्शन 2, भूकंप का कंपन रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एट विच टेम्परेचर will the Celsius and Fahrenheit scale indicates the same reading? तो किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल की एक ही रीडिंग दिखाती है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस, आउट ऑफ सिलेबस था ये भी, 0 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो राइट आंसर था वो था -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट, it is difficult to walk on the oily floor because तैलीय फर्श पर चलना कठिन होता है क्योंकि अब तेल लगा हुआ है फर्श पे, तो क्या होगा, फर्श की जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, वो भर जाएंगी उससे, है ना, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग नहीं चल पाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हम लोग आसानी से चल भी पाते हैं। तो ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन कहाँ है, फ्लोर गेट स्पॉइल्ड, फर्श खराब हो रहा है, अधिक प्रतिरोधक है, देयर इज़ मोर रेजिस्टेंस, देयर द फ्रिक्शन इज़ हाई, घर्षण बल अधिक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस, घर्षण बल बहुत कम है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, घर्षण बल बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Nisha accidentally placed her hand over a flame and immediately pulled it back. She felt the sensation of heat and reacted due to the action of. निशा ने गलती से अपना हाथ लौ पर रख दिया और तुरंत वापस खींच लिया क्योंकि उससे गर्मी की अनुभूति महसूस हुई। तो बताइए ये किस कारण हुआ, नर्व सेल, ब्लड सेल, स्किन सरफेस या न्यूक्लियस ऑफ द सेल, तंत्रिका कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, त्वचा की सतह या कोशिकाओं की केंद्रक। तो ये जो काम करता है ये हमारे शरीर में जो छोटे छोटे नर्व सेल्स होते हैं उनकी वजह से काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमीबा रिप्रोड्यूस्ड बाय, अमीबा प्रजनन करता है बाय बर्डिंग, मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मुकुलन, एकाधिक विखंडन, द्विखंडन या वानस्पतिक प्रबंधन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन की वजह से वो अपना प्रजनन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नॉन मेटल विच हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वे कौन सी अधातु है जिसका गलनांक बहुत ही अधिक है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है आपके यहाँ से। चलो कुछ क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, बट ऐसे आपकी जो साइंस का सेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा इजी था, है ना। तो देखेंगे इसका जो ऐसी कौन सी नॉन मेटल थी, तो देखेंगे सल्फ़र, ग्रेफाइट, आयोडीन, फास्फोरस। जो ग्रेफाइट होता है वो शीशा भी होता है ना। तो जो ग्रेफाइट है हमारा, ऐसे तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका डायमंड। ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट यहाँ पे हम लोग ग्रेफाइट बोलेंगे। ठीक है,
समझ गए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन पास्चराइजेशन द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट, पास्चराइजेशन में दूध का लगभग डैश पर गर्म किया जाता है, किस पे गर्म किया जाता है वो? 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस पे? तो वो किया जाता है 110 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटिंग अप्लायंसेस कॉज्ड सीरियस डैमेज टू द ओजोन लेयर इज, तो द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटिंग, रेफ्रिजरेशन में कौन सी गैस यूज़ की जाती है? MFCS, CFCS, LPS, LPCS या DPACS? तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कौन सी है हमारी? यही की जाती है मोस्टली, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, निम्न में से कौन सी दीप्त वस्तु नहीं है? सन दीप्त वस्तु है, ल्यूमिनस है, कैंडल भी ल्यूमिनस है, जो फायरफ्लाई है, जुगनू है, वो भी ल्यूमिनस है। लास्ट में बचता है आपका मून, चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, मिनार्च अकर्स एट द एज ऑफ रजोदर्शन किस उम्र में होता है? तो 10 से 12 बॉयज़ में होगा या 10 से 12 गर्ल्स में होगा? 45 से 50 ईयर्स के पुरुषों में होगा या 45 से 50 ईयर्स की महिलाओं में होगा? तो देखो ये कौन से टाइम पे? पुबर्टी के टाइम में आता है, जिसे एडोलेसेंट पीरियड बोलते हैं। तो इसमें जो है वो 10 से लेके 12 ईयर्स की गर्ल्स में मिनार्च आता है, रजोदर्शन होते हैं, ठीक है। और 45 से 50 ईयर्स की जो लेडीज़ में जो है ये बंद हो जाता है, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय, आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आइज़ जो है वो कौन कंट्रोल करता है? वो करता है हमारा कॉर्निया, आई मसल्स, सिलरी मसल्स, आइरिस। कॉर्निया आँखों की मांसपेशी, सिलरी मांसपेशी आँख की पुतली, तो ये करता है आपका आइरिस, आँख की पुतली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, लेगुमिनस क्रॉप्स या जायद क्रॉप्स? खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, दहलनी की फसलें या जायद की फसलें? तो इन्हें हम कहते हैं, तो ये की जाती है जो रेनी सीजन में उगाई जाती है वो है आपकी खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसलें, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने अपने टैली कर लिए होंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने नहीं हैं। अगर कम भी आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो बनते हैं तो कोई बात नहीं, आप बच्चों ने अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।